हेलो फेलास, अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, अजीज़ और साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होगे। काफ़ी ज़्यादा लोग अब इंश्योरेंस में भर्ती कर हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद उनकी बढ़ चुकी है, लेकिन मेजॉरिटी में काफ़ी सबसे बड़ा ये इशू आ रहा है कि उन्हें बेस के बारे में नहीं, उनको बेस का नहीं पता कि इंश्योरेंस की रूट्स, उनकी जो जड़ें हैं वो कहाँ से शुरू हुई, कैसे स्टार्ट हुआ, ये है क्या दरअसल ये चीज़, आखिर इसमें प्रोसेस क्या होता है। स्टेट लाइफ की जो हमारे यहाँ ज़्यादातर यूज़ होती है इंश्योरेंस, जो कि पाकिस्तान में टॉप पे मानी जाती है, बल्कि मानी नहीं जाती बल्कि है टॉप पर, क्योंकि और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इतना प्रॉफिट नहीं ऑफ़र कर सकती जितना स्टेट लाइफ ऑफ़र करती है, और कवरेज वगैरह भी। तो स्टेट लाइफ के बारे में सीखने के लिए उनने एक बड़ा प्यारा सा कोर्स बनाया है जिसे कहते हैं फाउंडेशन कोर्स। उनकी बुक भी है, ये ज़्यादातर टॉपिक उनकी बुक्स में से ही लिया गया है, और हम ये चैप्टर वाइज हम इसको स्टडी करेंगे। टोटल तकरीबन 15 चैप्टर्स हैं इसमें, और 15 चैप्टर्स को हम बारी बारी एक एक चैप्टर करके, ताकि बर्डनाइज ना किया जाए और आहिस्ता आहिस्ता आप लोग नॉलेज को अंडरस्टैंड भी कर सकें। इतना मैंने ज़्यादा बारी नहीं किया ताकि जो है कि आपको अंडरस्टैंड करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो इस तरह का कंटेंट ऐड किया ताकि सिंपल वर्डिंग हो, आपको हर एक एक चीज़ की समझ आ जाए। सबसे पहले तो मैं मूव करूँगा ये फाउंडेशन कोर्स ऑफ स्टेट लाइफ। फाउंडेशन का मतलब होता है बेस, जड़ें, यानी बिल्कुल जैसे अब घर बनाते हैं तो उससे पहले नीचे खुदाई की जाती है और बीच में बेस में ईंटें रखी जाती हैं, ताकि कोई अगर सैलाब वगैरह या कोई जलजिला वगैरह इस तरह की चीज़ें आएँ तो वो बेस के अंदर अपनी जो है पकड़ ज़मीन के अंदर बनाए रखे, उसकी बेस बनी रहे। अगर उसकी बेस नहीं होगी तो पानी आएगा, तो पानी के साथ ही घर बहता हुआ चला जाएगा, या जलजिला आएगा तो अभी सुबह उठे थे 10 फीट अभी ऊपर घर था, लेकिन जलजिला होने के बाद 10 फीट आगे घर चला गया। वो बस वजह क्या थी कि फाउंडेशन नहीं थी, उसकी बेस नहीं तैयार थी। तो इसलिए हम अपने एम्प्लॉयज़ की जो है वो फाउंडेशन बनाना चाह रहे हैं, तो इसीलिए हम उन्हें पहले फाउंडेशन कोर्स करवाते हैं। फाउंडेशन कोर्स, अब कोर्स का मायने तो आपको पता है, किसी भी चीज़ का नॉलेज हासिल करना, एक सीरीज़ जस्ट एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बहस करना और उसको समझना एज अ सिंपल कोर्स। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर कोर्स है, जैसे कि कंप्यूटर के बारे में आप स्टडी करेंगे जस्ट, तो उसी फील्ड के रिलेटेड रहेंगे, तो वो एक कंप्यूटर का एक अलग कोर्स है। पोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक ऐसा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि एक मुख्तस फील्ड के लिए किया गया आउटसाइड। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ इंश्योरेंस? इंश्योरेंस आखिर है क्या चीज़? इंश्योरेंस इज अरेंजमेंट बाय विच कंपनी एंड स्टेट अंडरटेक्स एंड प्रोवाइड द गारंटी ऑफ कंपनसेशन ऑफ स्पेसिफाइड लॉस, डैमेज, इलनेस और डेथ इन रिटर्न ऑफ पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड प्रीमियम। यानी कंपनसेशन, जैसा कि मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वर्ड से, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी का काम होता है गारंटी देना कि वो आपको कंपनसेशन देंगी किसी भी सूरत में, लॉस होने पे, डैमेज होने पे, इलनेस पे, बीमारी वगैरह पे, या फिर डेथ वगैरह हो जाने पर जो पेमेंट आपको क्लेम वगैरह रिसीव होता है। एक स्पेसिफाइड प्रीमियम, यानी हर एक बंदे का स्पेसिफाइड प्रीमियम होता है। यानी जब भी आप कोई इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं तो सबसे पहले आप अपना वो जो है वो प्रीमियम डिसाइड करते हैं कि आप कितना पे करेंगे और कितना मिलेगा। वो जो उसको डिफ़ाइन किया होता है उसको स्पेसिफाइड कहते हैं। और कंपनसेशन का मायने आता है कि किसी का लॉस जो है उसको रिकवर करना। लॉस की रिकवरी कैसे? यानी अगर मेरे दोस्त अली है और उस अली ने मुझे जो है ग्लास दिया और ग्लास मेरे से गलती से टूट गया है, और अली से फिर मैं पूछूंगा, अली ये ग्लास कितने का था? अली बोलता है ये ग्लास 50 का था। तो मैं उसको 50 रुपये अपनी जेब से निकालता हूँ और वो दे देता हूँ, और जब मैं उसको अपनी जेब से 50 रुपये निकाल के दे दूँगा तो इसका मतलब कंपनसेशन है, यानी मैंने उसके ग्लास के लिए उसको कंपनसेट कर दिया। इसी तरह आपका जो लॉस होता है, चाहे वो डैमेज हो या इलनेस हो, उसके लॉस की जो कंपनसेशन है उसका नाम इंश्योरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीफ सी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं कि इंश्योरेंस है क्या चीज़। इंश्योरेंस, इनिशियली पीपल यूज्ड टू सेल देयर गुड्स, यानी पहले पुराने वक्तों में लोग ऐसा करते थे कि अपने गांव में ही चीज़ बनाई और उधर ही बेची। एक गैदरिंग सोसाइटी होती थी या फिर जो है गांव होता था, उस गांव के अंदर अंदर वो चीज़ों को बेच दिया करते थे।
लेकिन फिर इंसान के अंदर पता है लालच, जब उसकी सेल ज़्यादा होने लग जाए तो उसका तो दिल करता है कि मैं जो है आसपास के जो एरिए हैं, आसपास के इलाके हैं, उनको भी कवर करूं। तो इसी लालच में आते हुए जब उन्हें आसपास के एरियाज़ को कवर करना चाहा तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क था। सेलिंग दिस वे इन्वॉल्व द रिस्क लॉस आल्सो कैन नॉट बी कवर विद वाइडर मार्केट। यानी जब वो ट्रेडिंग वगैरह के लिए जाया करते थे, यानी दूसरे गांव में जाया करते थे, अपने इलाके में तो बंदों का पता होता है, ये अच्छा बंदा है, ये बुरा बंदा है, ये हमें धोखा दे सकता है, ये चोरी कर सकता है, ये कुछ बुरा हमारे साथ कर सकता है या अच्छा कर सकता है। हमें काफ़ी चीज़ों का अपने इर्द गिर्द के करीब की जो कम्युनिटी होती है उसके बारे में हमें काफ़ी हद तक पता होता है। लेकिन जब आप किसी दूसरी कम्युनिटी, नई कम्युनिटी में, नए लोगों में जाते हैं तो आपको उनका कोई आइडिया नहीं होता कि वो किस तरह के हैं, कैसे उनकी नेचर है, क्या वो अच्छे मिजाज के हैं, बुरे मिजाज के हैं, क्या वो मीठी नमकीन चीज़ें हैं या कोई बुरी चीज़ें हैं, क्या उनको क्या चीज़ लेना, खाना पीना और पहनना पसंद है, इसके बारे में आपको इतना नहीं पता। तो फिर इसी चीज़ को उन्होंने, मसले को हल करने के लिए उन्होंने क्या किया, ट्रेंड शुरू किया हायरिंग ऑफ कमीशन एजेंट्स। यानी उन्होंने एजेंट्स को हायर करना शुरू कर दिया। यानी अब मिसाल के तौर पे मैं रहता हूँ गुजरात में, अब मैंने अपनी चीज़ प्रोडक्ट सेल करनी है लाहौर में। लाहौर में सेल करने के लिए अभी मुझे तो लाहौर का नहीं पता, लाहौर के लोग कैसे हैं, लेकिन मैं वहाँ से ही एक बंदे को चूज़ करूँगा, लाहौर के अंदर ही रहने वाला एक रिहायशी बंदा होगा जो लाहौर का रहने वाला होगा और उसको अपने एरिए का आइडिया होगा कि लाहौर में लोग कैसे होते हैं। तो वो एक एजेंट के तौर पे काम करेगा। यानी मैं ऐसा करूँगा कि अपनी चीज़ मैंने सेल करनी है तो मैं उस एजेंट को हायर करूँगा, क्योंकि अब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे उनके तौर तरीक़ों का नहीं पता, चीज़ों का नहीं पता, मैनेज करने का नहीं पता। लेकिन वहाँ पर जो एजेंट होगा उसको इन चीज़ों का आइडिया होगा और वो बड़े अच्छे तरीके से कम लॉस करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है देगा, क्योंकि वो उसके साथ कमीशनिंग हुई होती है। कमीशन, जैसा कि आपको मैं बताता चलूँ, कमीशन ये होता है कि अगर मैं 10 रुपये की चीज़ है तो अगर मैं अली से, अगर मैं मिसाल के तौर पे अली है वो मेरा एजेंट है, या शबाहत को कर लेते हैं, शबाहत जो है वो मेरा एक एजेंट है और मैं उसे कहता हूँ कि ये 10 रुपये का आलू है, इस आलू को तुमने सेल करना है 10 रुपये का, और 3-4 आलू हैं, तुम एक आलू 10 रुपये का है, तुमने ये आलू सेल करना है और हर आलू के पीछे तुम्हें मैं 1 रुपया दूंगा। यानी वो जब 3 आलू सेल करेगा तो उसको 3 रुपये मिलेंगे, 4 आलू सेल करेगा तो 4 रुपये मिलेंगे। यानी ज़ाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा वो सेल करेगा उसको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए फिर जो एजेंट है उस पर कमीशनिंग भी हायर किया जाता है। अगर एक सैलरी पे किसी बंदे को हायर किया जाए तो वो अपना इतना इंटरेस्ट हास नहीं शो करता जितना जो कमीशन पर्सन है वो अपना इंटरेस्ट शो करता है किसी भी काम में। अगर आपने कोई बंदा हायर करना है तो कोशिश कीजिए कि कमीशन पे ही हायर कीजिए। तो स्टेट लाइफ में भी यही तरीका यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा आगे ग्रो किया कि वो कमीशन एजेंट्स को रखती है। अगर हमें सैलरी पे हाली रखते तो हम शायद इतना ना कर पाते, इतना आगे ना पहुँच पाते। हम कुछ काम करते थक जाते, बस हमारा दिल नहीं था करना। फिर आते हैं इसी तरह, जब ट्रेंड कमीशन एजेंट्स का हायर हो गया, यानी कमीशन एजेंट्स का काम शुरू हो गया, तो फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने डिफरेंट मार्केट्स को इंगेज किया। काफ़ी ज़्यादा जो है ना मार्केट्स को उन्होंने अप्रोच करना शुरू कर दिया। अब समंदर पार करके जो है दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। पहले शहरों में ट्रेड होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुल्क में जो है ना, मुल्कों में एक्सचेंज होने लग गया। इसी वजह से फिर जो है उनका रिस्क और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब जो दूसरे मुल्क में आप जाएंगे तो वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट लोग होंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट लोग होते हैं। तो उनके डिफरेंट होने की वजह से उनकी भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और उनके तक जो है बीच में जो सफ़र होता है वो काफ़ी लंबा होता है। कभी पहाड़ी इलाका आ सकता है, समंदरी इलाका आता है, हवाई जहाज़ के थ्रू भी जाते हैं, खैर उस पर तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। वैसे सेफेस्ट तरीन हवाई जहाज़ का जो है कहा जाता है, माना जाता है, लेकिन वो इसलिए लोग नहीं चूज़ करते क्योंकि वो एक्सपेंसिव बहुत होता है। ज़्यादातर जो हमारी ट्रेड होती है पूरी वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है मेरीन एरिया में, यानी मेरीन के थ्रू होती है। मेरीन कहते हैं समंदरी रास्ते के थ्रू जो है वो हमारी ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग आमदोरफ्त, दारामदात, बरामदात वगैरह, यानी चीज़ें लेना देना, सेल करना, परचेज़ करना कंट्रीज़ में जो है वो मेरीन के थ्रू ज़्यादातर होती है, कश्तियों के ज़रिए, बहरी जहाज़ों के ज़रिए। तो फिर उस वक्त जो है लोगों ने ऐसा किया कि जो मेरीन इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट उनने जनरेट किया,
यानी उस इंश्योरेंस में ये होता था कि अगर कश्ती में सामान जा रहा है और किसी हादसे की वजह से जो है अगर कोई मसला बन गया है, तो वो सारा का सारा कश्ती का जो है सामान अगर वो बंदा सही तरीके से नहीं ले जाता, यानी वो कंपनी से बात करते हैं कि अगर वो बंदा आपका सामान सही से ना लेकर गया तो हम उसके पैसे लेंगे। यानी अब जो आगे वो कंपनीज हायर करती थी बंदों को, अब मैं जिस तरह मिसाल के तौर पे कहता हूँ, हम अहमद को ले लेते हैं। अहमद, मैं इधर गुजरात में बैठा हूँ और अहमद जो है वो अमेरिका में बैठा हुआ है, और मैं अहमद को, और अहमद का एक बंदा जो है इधर गुजरात में पाकिस्तान में जो है काम कर रहा है। मैं अहमद को कॉल करके कहता हूँ कि अहमद ये इतना स्टॉक है, ये मैं तुम्हें भेजना चाहता हूँ और ये स्टॉक मैं तुम्हारे तक पहुँचा दूँगा। तो अहमद ऐसा करता है कि ठीक है, आप मुझे पहुंचा दो, मेरा जो वर्कर है आप उसको दे दो, वो आगे से जो है वो पहुंचा देगा। तो शुरू में तो होता था, लॉस हो गया तो जो सेल सेल करने वाला है उसी का नुकसान होता, अगर कोई तूफ़ान आ जाता या कश्ती डूब जाती। तो फिर अब आहिस्ता आहिस्ता एक नया ट्रेंड शुरू हुआ कि क्योंकि फिर पता है मार्केट में कुछ नए लोग आते हैं, पुराना ट्रेंड चल रहा होता है, वो नए ट्रेंड को फॉलो करते हैं। उन्हें ऐसा किया, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपका इतने कॉन्फिडेंट थे कि जो है ना, उन्होंने कहा भाई हमारा अगर आपका जो सामान है अगर वो गुम हो गया या नुकसान हो गया तो उसके जो है ना बदले में हम आपको पैसे दिया करेंगे। पहले इंश्योरेंस जस्ट इतना सिंपल सा होता था, आजकल ज़रा थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और इसके काफ़ी फ़ायदे भी हैं। पहले जस्ट सिंपल यही था कि जब नुकसान होगा तो तभी हम आपको जो है पैसे वगैरह देंगे। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, सारी बात करने का मकसद ये है कि सबसे पहली जो इंश्योरेंस हुई थी वो कश्तियों की होना शुरू हुई थी। यानी ये काफ़ी पुराने 16वीं सदी की बात है तकरीबन, ये काफ़ी पुरानी है। हम आगे जाके थोड़ा सा ये पढ़ेंगे। फर्स्ट मरीन, जैसा कि आपने देखा है, फर्स्ट मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इन इटली अक्टूबर 23 1347। यानी जो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, पहला जो इंश्योरेंस हुई थी, सबसे पहले दुनिया की सबसे पहली इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस, और उस वो तारीख जो थी वो थी 23 अक्टूबर 1347, यानी 13वीं सदी के अंदर पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो इटली में। यानी ये सारा इंश्योरेंस का ट्रेंड इटली से शुरू हुआ। Italian traders spread the knowledge across use of insurance into Europe and Mediterranean। यानी ये जो इटालियन के लोग हैं, अब जाहिर सी बात है हाल ही उनका दिल किया जब ट्रेडिंग करने का कि हम अब थोड़ा अमीर, ज़्यादा अमीर होना चाहते हैं, हम मुल्क से बाहर ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं। तो फिर जब वो उनने इस तरह ट्रेडिंग की तो फिर जो कंपनीज ने उनने उनसे बात की कि जो है ना, तुम लोगों को मैं सामान दूंगा, तुमने दूसरे मुल्क में पहुंचाना है, लेकिन हाँ अगर मेरा नुकसान हुआ, मेरा सामान डूब गया, तो इसके पैसे की भरपाई तुम करोगे। तो यानी इस तरह ये ट्रेंड जो है फिर बढ़ गया, और लोग तो क्योंकि सेलर्स तो कुछ ज़्यादा काम करने के बाद शुरू में कितना नुकसान, थोड़ा नुकसान होता होगा, फिर बाद में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, फिर उनको तरीका आ जाता है कि भाई समंदर से जो है ना अगर तूफ़ानी लहरें आएगी तो किस तरह उसको मैनेज करना है, बारिश होगी तो फिर क्या मैनेज करना है। यानी इस तरह उनको आइडिया हो गया था कि जो है किस तरह मैनेज करना है, इसलिए वो भी कॉन्फिडेंट हो कहते हैं ठीक है, हम आप इसकी इंश्योरेंस कर लें, इंश्योरेंस हो जाएगी, इंश्योर्ड है, आपका ये जो स्टॉक है ये हमने इंश्योर्ड कर लिया, ये कश्ती, अगर ये कश्ती का कोई भी मसला हुआ तो हम जिम्मेदार हैं। तो इसी तरह जो है फिर वो ट्रेंड फैलता गया पूरे इटली से, जो है वो इटली जो है वो यूरोप में की तरफ जो है वो ट्रैवल किया, फिर यूरोप पूरा इसने कवर किया। फिर 15वीं सेंचुरी, 15वीं सदी में जो है वर्ल्ड पॉलिसी जो है वो इंश्योरेंस के लिए जो है ना वो स्टैंडर्डाइज हुआ। यानी वो पहला लफ्ज़ जो जिसे कहते हैं मार्ज वजूद में है, पॉलिसी का लफ्ज़। पॉलिसी के जैसा कि आज के दिनों में अगर आप जानें तो पॉलिसी हमें वो कहते हैं कि एक कह लें कि रसीद आपने जो दी होती है ना, इंश्योरेंस अगर आपने किया तो इंश्योरेंस की पहली किस्त की रसीद जो होती है वो रसीद, या फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है, डॉक्यूमेंटेशन आप कह सकते हो उसको, जो है कागजी काम, कागजी उसको करना पॉलिसी कह सकते हैं आप, कागज़ों में लेके आना, इसको आप पॉलिसी कह सकते हैं। पॉलिसी का नाम यानी इसको दिया गया इंश्योरेंस के काम को। अब एक बंदा अब इंश्योरेंस करवाता है तो यानी उसने अपनी पॉलिसी करवाई है। 16वीं सदी में जो है, 15वीं सदी में ये पॉलिसी का जो है ना वो हुआ, ईजाद हुई। आगे जाती है 16वीं सदी, 16th सेंचुरी, तब जो है ये ब्रिटेन में कॉमन होना शुरू हुई, फ्रांस में भी आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड चल पड़ा, फिर नीदरलैंड्स में ये ट्रेंड चल पड़ा। यानी ब्रिटेन यानी ये यूके वगैरह हो गया, यूनाइटेड किंगडम, और इस तरह करके फ्रांस,
और जिसमें पेरिस भी आता है और नीदरलैंड्स हो गया, ये भी दूर के इलाके हैं। यानी ये कह लें कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आउट ऑफ नाइव कंट्रीज एमर्ज इन 17th सेंचुरी, यानी 17वीं सदी तक जो है, 16 तक इन इलाकों में फैला, फिर 17वीं सदी तक तकरीबन पूरी की पूरी दुनिया में जो है वो ये सारा का सारा जो है वो फैल गया। क्या उसे कहते हैं, इंश्योरेंस का सारा नाम पूरी दुनिया में फैल गया। अब ये ट्रेंड कह लें कि हर जगह पूरी दुनिया में है। यानी इंश्योरेंस इज़ अ रियली सक्सेसफुल टर्म, यानी ये इतनी वो कारआमद चीज़ है कि पूरी दुनिया इसे एक्सेप्ट करती है, इस चीज़ को, इसको यूज़ करती है। अकॉर्डिंग टू किंगस्टन 2011, इसका मतलब है किंगस्टन ने आर्टिकल लिखा 2011 के अंदर। किंगस्टन ने 2011 में जो आर्टिकल लिखा उसमें वो बताता है कि लॉयड्स कॉफ़ी हाउस जो है वो पहला वो दफ्तर था लंदन में जो कि मेरीन इंश्योरेंस करता था 18वीं सदी के अंदर। और यूरोपियन अमेरिकन ट्रेडर यूज़ दिस मार्केट प्लेस टू इंश्योर दिस, यानी यूरोप के लोग या अमेरिका के लोग जो है इस कॉफ़ी हाउस में जो है ना, कॉफ़ी हाउस जिसका लॉयड्स कॉफ़ी हाउस है, इसकी एक पुरानी पेंटिंग भी मैंने ये आपके सामने लगाई है जिसमें आप गौर से देख सकते हैं कि ये जो है पूरा एक कॉफ़ी हाउस है जो है 18वीं सदी का, यानी 1880 कह लें, इसी दौरे में जो है ना वो बन रहा था, इसी दौरे में की बनाई हुई ये पिक्चर है। उस वक्त कैमरास तो होते पता नहीं 18वीं में वैसे हुए ईजाद फिल्म वाले कैमरास, लेकिन फिर भी ये एक पेंटिंग है। पेंटिंग में एक बंदे जो आर्टिस्ट था उस टाइम का उसने डिस्क्राइब किया कि ये जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे भी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, यानी उस टाइम पेंटिंग का भी रिवाज था और इसीलिए इस चीज़ को भी उसने पेंटर ने पेंट किया और ये दिखाया कि इस तरह का सारा सेटअप होता था। यहाँ पे आके ये देखें कस्टमर आ रहे हैं और ये इनको इंश्योरेंस करवा रहे हैं और साथ ही जो है कॉफ़ी वगैरह भी डिलीवर इन्हीं को होती है। तो ये एक रफ सी पेंटिंग मुझे मिली और मैंने जो है आपको जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। ये बाकी सारे जो है यूरोपियन या अमेरिकन ट्रेडर्स जो हैं वो आकर इधर बैठते थे और अपना डिस्कशन करते थे, जैसे कहते हैं चाय के कप के साथ बात करते हैं, इसी तरह वो कॉफ़ी के कप के साथ जो है इस होटल में हुआ करती थी। है नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्पस एंड नीड ऑफ इंश्योरेंस, आखिर इसका पर्पस क्या है, इसके वजूद की वजह क्या है और हमें इंश्योरेंस चाहिए ही क्यों। इंश्योरेंस इज़ अ वे ऑफ मैनेजिंग रिस्क्स, ये रिस्क को मैनेज करने का एक टूल है। ये इंश्योरेंस एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, यानी लोगों के नुकसानात हो, जो नुकसान होते हैं उनको आप संभाल सकते हैं। अब मिसाल के ऊपर जैसे अली का गिलास टूट गया, अब अली का गिलास तो मैं जोड़ नहीं सकता, लेकिन जब पैसे दिए तो यानी उसका नुकसान जो है वो मैनेज हो गया। रिस्क जो है वो जो लॉस है वो रिकवर एक किस्म का कह लेंगे हो गया, यानी बिल्कुल वो कह लेंगे वापस अपनी हालत में नहीं आए, लेकिन यह कि रिकवर हो गया। यानी अब उसने 50 का गिलास लिया था, 50 रुपये उसको मिल गए, तो उसका रिस्क जो है वो कवर हो गया। व्हेन यू बाय इंश्योरेंस यू ट्रांसफ़र द कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल लॉस टू इंश्योरेंस कंपनी इन एक्सचेंज फॉर अ फी, यानी आप जब कोई भी किसी भी चीज़ की आप इंश्योरेंस वगैरह बाय करते हैं तो आपको एक छोटा सा कॉस्ट छोटी सी पे करनी पड़ती है, पोटेंशियल लॉस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इन एक्सचेंज फॉर अ फ़ी, थोड़ी सी आपको फ़ी करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं जो प्रीमियम। हर साल आपको प्रीमियम देना पड़ता है, यानी आप जो अपनी पॉलिसी की जो अपनी जो पॉलिसी आपने करवाई होती है उसकी जो किस्त आप अदा करते हैं उसको हम प्रीमियम कहते हैं। यानी पैसे जो आप हर साल, कुछ लोगों ने जिनने मंथली का इंश्योरेंस करवाया था, कुछ ने ईयरली का, क्वार्टरली का, जिसका हिसाब करवाया होता है ना, यानी वो जो एक किस्त होती है ना, एक जो उन्होंने उतारनी होती है किस्त, उस एक किस्त को हम प्रीमियम कहते हैं। तो एक छोटी सी जो फ़ी आपको देनी पड़ती है वो प्रीमियम होती है। आगे, इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट द फंड सिक्योरली सो इट कैन ग्रो एंड पे आउट व्हेन देयर इज़ अ क्लेम। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती हैं, इस फ़ी को यूज़ करती हैं, आपका जो प्रीमियम होता है इसको यूज़ करती हैं और इसको जो है इस फंड्स को सिक्योरली अपनी हिफाजत में, अपनी जो है अपनी उसके अंदर अपने यानी ज़ेरे निगरानी के अंदर इसको इन्वेस्ट करती हैं, यानी बाकी कंपनीज़ में, टू ग्रो एंड पे आउट देयर क्लेम, यानी अपने इन पैसों को दूसरी कंपनीज़ पे इन्वेस्ट करती हैं और ग्रो करती हैं और जो है अपना जो क्लेम जब जो ही थोड़ा वक्त जितना उसने कस्टमर ने डिसाइड किया होता है मुझे इतनी देर बाद पैसे वापस दे देना,
जितने भी साथ प्रॉफिट लगा या जितना भी हुआ आउटकम, जितना भी क्लेम बना मुझे दे देना। तो इसी तरह ही वो फिर जो डिसाइडेड टाइम होता है, तो ताकि कंपनी इन्वेस्ट करती हैं ताकि जब डिसाइडेड टाइम आए तो तब हम उनको क्लेम अदा कर सकें। अब बिल्कुल मैं आपको ऐसी मिसाल दूंगा कि अब्दुलरहमान है एक बंदा, और वो गंदम उगाता है और जो है वो कस्टमर को सेल कर देता है। अब्दुलरहमान 50 रुपये की गंदम उगाता है और कस्टमर को सेल कर देता है। अब जो है अब्दुलरहमान का दिल है कि जो है ना इस दफ़ा मैं बीज ज़्यादा लूँ। बीज उसको आते हैं 40 रुपये के, तो वो 10 रुपये मुनाफा रखता है और वो 50 रुपये का जो है ना वो बेच देता है। लेकिन अब उसका दिल करता है कि यार मैं जो है ना ज़्यादा सारी गंदम ले आऊँ ताकि मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो। तो वो फिर इस तरह करता है कि वो फिर 2-3 बंदों से जो है वो 50-50 रुपये ले लेगा, सॉरी 40-40 रुपये ले लेगा। अब 40 रुपये एक बंदे से लेगा, 40 रुपये दूसरे बंदे से लेगा, 40 रुपये तीसरे बंदे से लेगा। अब उसके पास कितने रुपए हो गए? 40 उसके अपने थे, 40 बाकी 3-3 बंदों के, 40-40-40 कितने हो गए? 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, यानी उसके पास अब 160 रुपये हो गए हैं। यानी 4 बंदों के पैसे अब मिलाएं तो वो टोटल हो जाते हैं 160। वो फिर इस तरह करता है कि वो पैसे बाकियों से लेके उन्हें कहता है कि मैं जो है ना तुम्हें इसका प्रॉफिट दे दूंगा और जो है बाकी जो है पैसे वापस तुम लोगों को मिल जाएंगे। तो वो इस तरह पैसे यूज़ करता है और उसकी नई गंदम खरीद के लाता है, उस गंदम को बेचता है और फिर उसको जो है 200 रुपये का मुनाफा होता है। यानी अब इस टाइम उसको कितना मुनाफा हो गया? उसने 200 रुपये लिए, तो उसके बाद 200 रुपये आ गया, यानी 160 रुपये उसने लगाया और उसके पास 40 रुपये इस दफ़ा। पिछली दफ़ा उसके पास पैसे थोड़े थे, उसके बाद कितना है मुनाफा? 10 रुपये। लेकिन इस दफ़ा उसके पास पैसे ज़्यादा थे तो इसलिए उसका मुनाफा कितना हो गया? 40 रुपये। यानी उसका मुनाफा 4 बंदों को मिलाने से 4 गुना मुनाफा उसका बढ़ गया है। इसी तरह फिर वो वापसी क्या करेगा? बंदों से बात की होती है, अब हर बंदे को 45-45 रुपये वापस कर देगा। इंश्योरेंस वालों का यही काम होता है, यही इन्वेस्टमेंट होती है। इसीलिए जो है वो करते हैं, ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करते हैं कि ताकि जो है वो प्रॉफिट को, ताकि सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक खरीदा जा सके। क्योंकि एक बंदे की सकत ही 40 रुपये, वो उससे ज़्यादा उसके पास पैसे हैं ही नहीं। बड़े भी इकट्ठे कर लिए तो उसने 50 रुपये पर वो 10 रुपये उसने अपना घर का सर्कट चलाना होता है। तो एक टाइम पे जब वो 40 रुपये कमाएगा तो कह लो कि 5-5 रुपये उनके काटेगा। तो यानी उसने 40 रुपये लिए थे, अब उनको वापस जो है वो 45 रुपये कर रहा है। जब 45 रुपये वापस करेगा तो इसका मतलब है कि अब 5-5 रुपये उसके पास बाकियों के हैं, 3-15 रुपये यानी उसके पास एक्स्ट्रा आ गए 15 रुपये, और 25 रुपये उसके पास कह लो इस दफ़ा प्रॉफिट हुआ है जस्ट इन लोगों को करने के लिए। ओके, यानी अब 25 रुपये, अब यानी वो बंदे ना ऐड करता तो उसका मुनाफा 10 रुपये रहता, लेकिन अब उसने 3 बंदे ऐड किए हैं, उनको भी प्रॉफिट दिया है और खुद भी प्रॉफिट रखा है क्योंकि उनकी मेहनत नहीं थी, इसलिए उनको 5 रुपये मुनाफा दिया है। तो 5-5 रुपये जो है उनका मुनाफा भी वो, यानी उनकी प्रोडक्ट में से कमाया हुआ मुनाफा भी अपने पास रख लिया। यानी अब उसने टोटल 25 रुपये कमा लिए हैं उन ज़्यादा पैसे की। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनीज़ का भी यही काम होता है, इतने उनके पास पैसे नहीं होते वो इन्वेस्ट करें, तो इसीलिए वो फिर जितने भी लोग होते हैं उन सब की इंश्योरेंस जब की जाती है तो उनके छोटे छोटे पैसे जो हैं वो बड़े बड़े कारोबार में इन्वेस्ट किए जाते हैं। और जब इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को जितने जितने पैसे हों उनके हिसाब से डिवाइड करके उनके अकाउंट्स, उनके जो नंबर होता है उसमें ऐड कर दिया जाता है। फिर वो जब एट द एंड जितने उसके पैसे बन रहे होते हैं वो क्लेम के, वो पैसे उसको अदा कर दिए जाते हैं। उसके बाद आते हैं इंश्योरेंस आपको हेल्प किस चीज़ में करती है। इंश्योरेंस का फ़ायदा आपको कब होता है, यानी इंश्योरेंस आप क्यों करवानी आपको ज़रूरी है आपके लिए, या आप अगर करवा भी लेते हैं तो आपको किस चीज़ में वो मदद देगी, और उसका मकसद क्या होगा, किस काम में वो मदद करेगी आपकी। तो सबसे पहले नंबर पे आता है कि इट विल हेल्प यू ऑन अ होम, यानी ये आपको घर, अपना घर जो है वो नया घर बनाने पर, जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, इस तरह आलीशान से घर आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। अगर एक बंदा 25-20 हज़ार रुपया कमा रहा है तो वो इतना घर नहीं अफोर्ड कर सकेगा
जितना मर्ज़ी वो अपने पैसे सेव कर ले मगर वो ऐसा घर नहीं बना सकेगा। लेकिन अगर वो इंश्योर्ड है और उसकी पॉलिसी मैच्योर हुई है तो वो फिर मैं श्योर हूँ कि वो इस तरह का लग्जरियस घर बना सकता है। अगर वो घर नहीं बनाना चाहता तो वो ड्राइव अ व्हीकल, यानी अपने लिए गाड़ी वगैरह ख़रीद सकता है, आलीशान सी कोई अच्छी सी गाड़ी। अगर वो पूरी ज़िंदगी वो बाइक ही चलाता रहे या साइकिल चलाता रहे, उसकी अब विश है मैं गाड़ी लूँ, तो अपनी विश गाड़ी की भी पूरी कर सकता है, अपने एक नया आलीशान घर ले सकता है, गाड़ी ले सकता है। या फिर नंबर थर्ड पे जैसा कि आप देख सकते हैं, मेंटेन योर करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कुछ लोग अपना स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन रखना चाहते हैं। अब यानी कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो उनका काम नहीं चल रहा होता, कारोबार है वो ठप हो जाता है, या जॉब वगैरह कर रहे हैं तो जॉब ख़त्म हो जाती है या छूट जाती है या कोई निकाल देते हैं। तो उसमें ये होता है कि उस टाइम पे इंश्योरेंस फिर आपकी हेल्प करती है कि जो है ना आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, यानी अब आप रोज़ 2 रोटियां खा रहे हैं तो 2 ही रोटियां खाते रहें। इंश्योरेंस आपको ये चीज़ इंश्योर कर देती है, आपको श्योर कर दे कि आप रोज़ की 2 ही रोटियां खाएं, कम आपको ना खानी पड़े। यानी अब आपका जो स्टैंडर्ड है वो उतना ही रहे। अब आप रोज़ गाड़ी पे जा रहे हैं तो गाड़ी पे ही जाएं, साइकिल पे ना जाने की ज़रूरत पड़े कि इतने हालात बुरे ना हो जाएं। तो अपने स्टैंडर्ड को कायम रखने में भी ये मदद देगी। दूसरे नंबर पे चौथे नंबर पे आ रहा है कवर हेल्थ केयर कॉस्ट्स, यानी आपके हेल्थ के जितने भी जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं, जितना भी खर्चा वगैरह होता है उसको कवर करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होती है। यानी अगर कोई बंदा बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, तो उसमें भी आपको जो है काफ़ी ज़्यादा फंडिंग इंश्योर्ड की हुई पॉलिसी से, यानी वो आपको इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा इसमें सपोर्ट कर सकती है काफ़ी हद तक, या मे बी सपोर्ट से भी ज़्यादा जो है आपको मदद दे सकती है। यानी इट्स गोल्डन थिंग। जब इमरजेंसी टाइम, उस टाइम पे रिश्तेदार भी मेरा ख्याल है नहीं साथ दे पाते, उस टाइम फिर इंश्योरेंस ही आपकी जो पुरानी बचत की हुई चीज़ें, बचाए हुए पैसे हैं, वही ये काम जो है दे जाते हैं इंश्योर्ड किए हुए। हाल ही बचाए हुए पैसे भी इतने काफ़ी नहीं होते जितना लाखों के हिसाब से आजकल मेडिकल के बिल्स हैं। तो प्रोवाइड फॉर योर फैमिली इन द इवेंट ऑफ डेथ, अगर किसी की डेथ वगैरह हो गई है आपकी फैमिली मेम्बर में, या पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई है, तो आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट थी, आप एक ही अकेले बंदे कमाने वाले थे, आपके अलावा और कोई नहीं था कमाता, आपकी फैमिली में अब सारे ही छोटे बच्चे हैं और आपकी बीवी भी हाउस वाइफ है, वो कमाती नहीं है, तो इस सूरत में इंश्योरेंस यहाँ पर सबसे बड़ी मदद आपकी ये करेगी कि उन बच्चों को इतने पैसे प्रोवाइड करे कि वो अपने लिए गाड़ी, घर या कोई अपना कारोबार खोलना चाहें या कुछ भी करना चाहें अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए, तो वो कर सकते हैं। और अगर एक और चीज़ नेक्स्ट फ़ायदा हमें देखने को मिल रहा है कि आप एक स्मॉल बिज़नेस या फिर एक फैमिली फार्म खोल सकते हैं। कई लोग चाहते हैं, उनकी विश होती है कि हम छोटा सा एक बिज़नेस स्टार्ट करें, बेकरी बनाना चाहते हैं, कुछ लोग रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, कुछ लोग जो है वो रिपेयरिंग शॉप्स वगैरह हो गई, कुछ लोगों को गाड़ियों का मैकेनिक्स का शौक़ होता है तो वो फिर अपने लिए रिपेयरिंग शॉप भी ओपन कर सकते हैं, या कुछ लोग फार्म बनाना चाहते हैं जो भैंसें रखना चाहते हैं, या डेयरीज़ वगैरह जो है बनाना चाहते हैं, वो भी उनके लिए जो है कारआमद साबित होता है। एंड द लास्ट वन यू कैन टेक बेनिफिट इज़ टेक वेकेशंस, यानी आप छुट्टियों पे घूमने जा सकते हैं दूसरे ममालिक में। अब कई लोग हमारे मैक्सिमम 60-70% ऐसे होंगे जो बाहर के ममालिक हमारे लोग नहीं जा पाते, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है फाइनेंस। वो सिर्फ पूरी ज़िंदगी एक ही घर में रहते हैं, एक ही काम करते हैं और उधर ही उसी इलाके के अंदर ही बस अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो अगर आपने इंश्योरेंस किया है तो आप दुनिया को देख सकते हैं, जो कि दुनिया के मिसिंग हिस्से हैं जिनको आपने अभी तक नहीं देखा, नहीं एक्सप्लोर किया, उन्हें जानना चाहते हैं और जानने की ख्वाहिश थी, तो आप उसे पूरा कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंश्योरेंस, if you did the insurance. Well, the next one thing is as a social security tool when a calamity strikes, यानी जब भी कोई हादसा वगैरह होता है, then savings, charity and insurance, ये 3 चीज़ें आपकी बैक पे होती हैं जो आपको सेव कर सकती हैं। सेविंग नंबर 1 पे सेविंग्स ही सबसे पहले बात करते हैं।
जो कि बहुत आराम और जो है सीधा सीधा प्रोसेस होता है। और ऑन एवरेज ओनली 10% ऑफ द अर्निंग, यानी सिर्फ आप अगर 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें सिर्फ 10 रुपये ही बचा पाते हैं। और एट द एग्जैक्ट अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ सडन एमरजेंसीज एक्सट्रीमली अनप्रिडिक्टेबल एंड मेकिंग सफिशिएंट क्रिटिकल जंकर्स। यानी अगर 10% आप अर्निंग अपनी 10-10 रुपये करके बचा रहे हैं, या 10,000 रुपये आपकी सैलरी, 1,000 रुपया आप जो है मंथ का बचा रहे हैं, तो वो मंथ का 12,000 रुपया बन रहा है। और अगर मिसाल के तौर पे एक आपको जो है कोई एक्सीडेंट हो, सडन एमरजेंसी हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या हॉस्पिटल में कोई बिल पे करना पड़ जाता है, जस्ट एक छोटी सी अनप्रिडिक्टेबल यानी हादसा कोई भी हो जाता है, क्रिटिकल कोई भी मसला आ जाता है, या कोई क्राइम वगैरह या अदालतों में मसले आ जाते हैं, काफ़ी कोई भी इमरजेंसी आपको आ सकती है, तो उनके लिए काफ़ी हैवी बजट चाहिए होता है। तो उस वक्त जो है फिर आपको सेविंग्स काम नहीं देती। अब बाज़ार के तौर पे अब अली जो है, अली की छोड़ें, अब किसी और बंदे की मिसाल लेते हैं। मैं अपने किसी दोस्त का नाम लूँगा, चले मैं नाम लेता हूँ जुल्करनैन का। अब जुल्करनैन अपने जो है हर मंथ उसको 10,000 रुपया मिलता है, या चले 15,000 कर लें, तो वो उसको 15,000 में से 1,000 रुपया सिर्फ वो बचा रहा है अपना, तो साल का 12,000 रुपया बन जाता है। अगर साल के अंदर कई चीज़ें होती हैं, कई अब मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर जुल्करनैन के फादर जो हैं वो बीमार हो जाते हैं, तो वो किस तरह उनको, अब सिर्फ उसके पास सिर्फ 12,000 रुपया इकट्ठा हुआ है। अब चल 2-3 सालों का कर लें, 30-40 हज़ार रुपया इकट्ठा हुआ है। खाली 10,000 तो एक महीने का रेंट है उसका, हॉस्पिटल का 10-15 हज़ार, सबसे छोटे से छोटे नॉर्मल से नॉर्मल हॉस्पिटल का। प्राइवेट, सरकारी में तो वो रखते ही नहीं है, सरकारी में तो कहते हैं भाई जगह ही नहीं है। अगर उसने प्राइवेट में रखना है तो उसमें उसको तकरीबन कम से कम इतना तो रेंट पे करना पड़ेगा, 10,000 तो इसी में ही चला गया। तो उसके बाद हाली एक एक्सरे जो है वो 1,500-2,000 का हाली एक्सरे होता है, और हर हफ्ते अगर डॉक्टर कहे कि हर 3 दिन बाद एक्सरे करवाना है ताकि एग्जामिन होता है कि कंडीशन बेहतर हुई है या वर्स हुई है, तो मेरा ख्याल है 1 महीने के अंदर अंदर कह लें कि आपके 7-8 हज़ार रुपये तो उसमें खर्च हो गए, और 7-8 हज़ार उसमें खर्च हो गए। इस तरह भी मेडिसिन भी हैं, मेडिसिन भी काफ़ी महंगी होती हैं जो इस एज में जो मेडिसिन होती हैं। अगर कैंसर की मेडिसिन है, कैंसर की तो आप छोड़ ही दें भाई, 32,000 30,000 की जस्ट एक गोली होती है कैंसर की। अगर आप मेडिसिन की बात करना चाह रहे हैं तो वो तो कह लें कि उसकी सेविंग 1 मिनट के अंदर बस एक, क्या उन्हें डॉक्टर ने कहा 2 गोलियां लेनी है तो उसने एक गोली लेगा तो सेविंग खत्म। लेकिन अगर उसने स्मार्ट चॉइस ली होती और उसने जो है वो चीज़ इन्वेस्ट की होते, पैसे अपने इंश्योरेंस की होती और उसको जो है इन्वेस्ट किया होता, और जब उसको ज़रूरत पड़ती तो वो अपने इंश्योरेंस में से लोन ले लेता, या फिर जो है अपनी इंश्योरेंस ब्रेक करवा के उसका जितना प्रॉफिट बना होता वो प्रॉफिट लेकर, जो कि उसके आम पैसे हैं उसके 4 गुना बन चुके होने थे, यानी उसको 2-3 लाख रुपया उस वक्त मिल चुका होना था जब उसके अब्बू बीमार होते हैं। तो इसीलिए इट मे टेक लाइफ टू अकोमोडेट सब्सटेंशियल सम ऑफ मनी, तो इसीलिए इतनी मनी कि जिससे आपकी लाइफ इजी हो जाए, इसके लिए कह लें कि तकरीबन पूरी ज़िंदगी को 30-40 साल चाहिए होते हैं, और 50 साल कह लें कि चाहिए होते हैं। बचपन से बंदा इकट्ठे कर रहा हो, 50 सालों में जाके इतने पैसे होते हैं कि आप याशी कर सकें, और इतना तो लाइफ में होता ही नहीं है कि आप डेली इकट्ठे करते रहें। रोज़ाना कोई ना कोई क्राइसिस आते रहते हैं, कोई मसला आ जाता है, एमरजेंसीज आ जाती हैं, वो तोड़ना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। तो दिस कुड इंक्लूड डू नॉट इन्वेस्ट इन एवेन्यूज सच ए फिक्स डिपॉजिट एंड म्यूचुअल फंड, जो फिर इस तरह जमा करते रहते हैं या फिर डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट में जमा करवा देते हैं, ये म्यूचुअल फंड्स में जमा करवा देते हैं। ये जो बैंक में एक पता है करंट अकाउंट होता है और एक सेविंग्स होता है, जिसमें एक में पैसे बढ़ते रहते हैं और एक में जो है पैसे जितने आपने डाले हैं उतने ही रहते हैं। तो इसीलिए इस जो लोग इस तरह करते हैं उनके लिए फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जो लोग सिर्फ सेविंग्स पे रहते हैं। तो सेविंग्स के ऊपर डिपेंड करना काफ़ी ज़रा प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद नंबर 1 आ जाता है चैरिटी कुड बी अ डीमीनिंग एंड अनरिलायबल सोर्स। दूसरा, अगर आपके ऊपर खुदा न खास्ता कोई आफत आ पड़ी है तो आपको सबसे पहले तो आप अपनी सेविंग्स पे जाते हैं। अगर आपके पास सेविंग्स ख़त्म हो गई हैं तो दूसरे नंबर पे आपके पास आती है चैरिटी, मांगना, डोनेशंस, सदका खैरात वगैरह।
सदका खैरात कई लोगों को नहीं भी सूट करती, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा वो तकलीफ़ दे और एक रिलायबल सोर्स नहीं है, वो लोग नहीं सदका खैरात ले सकते। उनके लिए काफ़ी, उनके लिए कह लें कि अंदर उनके चीज़ ये एक्सेप्ट नहीं होती, और वो काफ़ी पेनफुल होता है ये मोमेंट कि आप जो है वो सदक़े वगैरह से जो है अपनी जो मुश्किल हालात हैं या फिर जो अपनी गुजारा वगैरह कर रहे हैं, चले मुश्किल हालात नहीं भी हैं, खाली रोटी खानी है तो आप रोटी वगैरह खा के गुजारा कर रहे हैं, तो थस इंश्योरेंस रिमेन द ओनली वायबल ऑप्शन। तो सिर्फ आपके पास आखिर में एक ही ऑप्शन बचता है, वो है इंश्योरेंस का। जब भी कोई मसला या कोई हादसा आ जाए तो फिर आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है इंश्योरेंस का। जब आप इसको इंश्योरेंस करवाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में हेल्पफुल साबित होती है। मसले मसाइल जब होते हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। तो नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस इज़ अक्रॉस द ग्लोब। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो पूरी दुनिया में फैली हुई है ये चीज़। आलमोस्ट जितने भी, जैसे अब इटली, यूरोप, इन काफ़ी जगहों में ये इंश्योरेंस जो है वो फैली हुई है। स्पेशली पाकिस्तान वेयर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड विच आर अवेलेबल ओनली टू द वर्किंग क्लासेस। यानी अब जितने स्पेशली पाकिस्तान है जहाँ पर सिर्फ फंडिंग वगैरह सिर्फ जो काम करने वाला तबका है उसी की होती है। अब जो मांगने वाले हैं, जो सरकारी जॉब वगैरह नहीं करते, उनको कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलती। सिर्फ पेंशन उन्हीं को मिलती है जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, और तकरीबन कह लो कि 60-70% लोग कह लो कि सिर्फ ये मेरे 50% या 40% कह लें गवर्नमेंट की जॉब करते होंगे। तो बाकी ज़्यादातर तो लोग जो हैं वो अपना, बल्कि 40 से भी कम कह लें, इतने लोग जॉब गवर्नमेंट की करते हैं। तो बाकी लोग तो फिर वो उस पे ही रहते हैं, अपने सहारे पे ही रहते हैं, उनको गवर्नमेंट और फंड नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो इसीलिए फिर गवर्नमेंट आल्सो इनकरेजिंग पीपल टू टेक अप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बाय गिविंग पॉलिसी टैक्स होल्डर बेनिफिट्स। इसीलिए जो है वो गवर्नमेंट जो है लोगों को इनकरेज कर रही है। ये स्टेट लाइफ हमारा गवर्नमेंट का इदारा है और ये लोगों को इनकरेज कर रहा है कि आप पॉलिसीज़ वगैरह करवाएं, लाइफ इंश्योरेंस कराएं, क्योंकि गवर्नमेंट भी इतनी हमारी पावरफुल नहीं है कि वो हर एक बंदे को वो सपोर्ट कर सके, इनकरेज कर सके, कि वो सपोर्ट कर सके, फ़ंड वगैरह दे सके। वो सिर्फ चंद जितने लोग मुलाजमत कर रहे होते हैं वो भी बेचारे कई चंद मुलाजिम होते हैं, उनको पेंशन नहीं मिलती हैं, काफ़ी उनके भी बड़े मसले होते हैं। तो इसीलिए फिर गवर्नमेंट प्रेफर करती है कि लोग इंश्योरेंस करवाएं, और इसके लिए उनने कहा किया है कि जो लोग इंश्योर्ड होते हैं वो टैक्स भी उनका थोड़ा कम, टैक्स में भी काफ़ी उनको फ़ायदे मिलते हैं, टैक्स में भी काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट उनको बेनिफिट्स देती है। जो कि कह लें फाइलर होता है उसको काफ़ी ज़्यादा उसमें मिल रहा है, फ़ायदा हो रहा है। मैं जस्ट पॉज करूँगा 1 मिनट के लिए। Well, the concept of life insurance has come a long way from its inception, and today provides a smart avenue for investment because the can only secure themselves by return for contingencies and are able to create health over a period of time. allowing money paid toward the insurance to be invested make oriented instruments। यानी जो लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि पीछे भी मैंने आपको बताया है कि वो एक स्मार्ट तरीका होता है अपने पैसों को इन्वेस्ट करना आगे, ताकि जो पैसों की वर्थ है वो कम ना हो, वक्त के साथ साथ पैसे जो हैं वो बढ़ते रहें, उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ती रहे। अगर आपके पास अकाउंट में 10,000 रुपया 10 साल पहले होता तो आप एक शायद अमीर आदमी माने जाते हैं, लेकिन आज अगर 10 साल बाद भी आपके अकाउंट में उतने 10,000 ही पड़े रहें तो आप आज के दौर में बिल्कुल भी अमीर आदमी नहीं माने जाएंगे। लेकिन 10 साल कह रहा हूँ, 20 साल पहले। तो अगर आपके अकाउंट में या आपके पास गोल्ड बड़ा होता, गोल्ड, या फिर आपने उस चीज़ पैसों को इन्वेस्ट करके उससे गोल्ड ख़रीदा होता, और आज 20 साल बाद जब उस आप सोने को बेचते तो वो 10,000 का आपके शायद 10 लाख रुपए के बराबर होता।
इतना यानी आप कह लें कि फ़ायदा हो सकता था अगर आप उसको स्मार्टली इन्वेस्ट करें। तो अभी भी वक्त ज़्यादा आपकी जो है नहीं, वक्त अभी भी नहीं गुज़रा, आप अभी भी एक स्मार्ट चॉइस लेकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। यू कैन टेक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान, अ होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान और एंडोमेंट प्लान और मनी बैक प्लान। यानी आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी ले सकते हैं, यानी सालाना जो है एक साल का या फिर पूरी ज़िंदगी का, यानी सालाना आप 10 साल, 15 साल, 20, 30, 40 साल, कुछ लोग होल लाइफ का करवाते हैं बच्चा पैदा होने से लेके एंड तक, जब तक वो इस दुनिया फ़ानी को छोड़ नहीं जाता तब तक। तो एन इंडोमेंट प्लान, यानी कुछ आप, इंडोमेंट का मतलब होता है यानी आपने कुछ बनाना हो, कोई जायदाद बनानी हो, कोई चीज़ खरीदनी हो, तो इंडोमेंट प्लान होता है। यानी इंडोमेंट प्लान में ये होता है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इंडोमेंट प्लान हमें देता है, और मैक्सिमम 80% पॉलिसीज़ भी जो हैं वो स्टेट लाइफ में इंडोमेंट वाली होती हैं। अब मनी बैक पॉलिसी यानी मनी बैक पॉलिसी में क्या लेंगे, कुछ होती हैं इंश्योरेंसेस, उसमें जस्ट आपने पे करना होता है, और जब कोई हादसा वगैरह होता है या बिल्स वगैरह होते हैं मेडिकल के, वो पे करती है कंपनी। लेकिन मनी बैक में ये होता है कि आप पैसे जो इन्वेस्ट करते हैं वो बाद में आपको वापस मिल जाते हैं, लेकिन उसमें मेडिकल बिल्स वगैरह नहीं ऐड होते। तो इस तरह करके चाइल्ड प्लान हो गया, बच्चे या वालदा वालिद की, इस तरह करके भी होती हैं एन्युटी प्लान्स, यानी सालाना जो प्रॉफिट, इस तरह काफ़ी ज़्यादा इसके प्लान्स होते हैं जो कि आप देख सकते हैं। वो भी बाद में अगले कुछ चैप्टर्स, आने वाले चैप्टर्स में हम वो भी डिस्कस करेंगे। यू कैन बी श्योर दैट देयर इज़ अ लाइफ इंश्योरेंस वीडियो दैट विल मीट योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स सच एज किड्स एजुकेशन और योर रिटायरमेंट। यानी अगर आप सरकारी जॉब नहीं भी करते, रिटायर हो गए हैं किसी प्राइवेट जॉब से, या किसी बच्चे का यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसकी काफ़ी ज़्यादा फ़ीस है, और आप अपने बच्चे को एक बड़ा आदमी भी बनाना चाहते हैं, तो फिर उस वक्त जो है ये आपकी पॉलिसी ही कारआमद होती है। और आपकी अगर रिटायरमेंट हो गई है तो आपकी रिटायरमेंट में भी यही बेनिफिट आपको जो है वो देती है। रोल ऑफ इंश्योरेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये चीज़ कभी आपने सोची? अगर आप अपने मुल्क से प्यार करते हैं तो आपको इंश्योरेंस करवाना लाजमी चाहिए, क्योंकि जो इंश्योरेंस है वो हमारे मुल्क की इकोनॉमी को बूस्ट करती है। क्योंकि ये इन्वेस्ट करती है उस टेक्नोलॉजी में जो कि आउटपुट इंक्रीज़ करे पैसों की। एंड द पॉलिसी होल्डर, जो पैसे दे रहा है और जो पॉलिसी होल्डर है, ले रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है, उसको भी फ़ायदा होता है, पॉलिसी होल्डर को भी फ़ायदा होता है, और जो मुल्क है उसको भी फ़ायदा होता है। क्योंकि जितने ज़्यादा हम अपनी यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो उनमें इन्वेस्ट करके आगे कंट्रीज़ में बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी सेल्स बढ़ेंगी और हमारा जो है वो बजट, जीडीपी जिसे कहते हैं, वो बढ़ेगा। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपने कारोबार में इन्वेस्ट करना है तो तब भी जो है ना आपके वो जीडीपी वगैरह बढ़ेगी। आपने कोई काम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस अपने पास पैसे रखने हैं, तो फिर तो वो नहीं आपका मुल्क आगे बढ़ेगा। यानी अब मैं कह लूँ कि दुकान आपने बनाई है, तो जब तक आप दुकान में आधा प्रॉफिट अपना इन्वेस्ट नहीं करेंगे उसमें, यानी पहले एक लाइट लगी हुई, अब एक एक्स्ट्रा लाइट या फिर उसके अंदर एक्स्ट्रा शेल्फ रैक्स वगैरह नहीं बनाएंगे, एक्स्ट्रा शेल्फ वगैरह अगर नहीं उसमें बनाएंगे तो कह रहे हैं कि आप और सामान नहीं रख पाएंगे, आपकी दुकान और बड़ी नहीं हो पाएगी। तो इसी तरह ही आप अब जब अपने मुल्क में थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे, एक तो इसमें आपको फ़ायदा भी हो रहा है, आपको भी फ़ायदा हो रहा है, कंपनी को भी फ़ायदा हो रहा है और मुल्क को भी फ़ायदा हो रहा है। इसमें सबकी विन विन है, नुकसान किसी का भी नहीं हो रहा। नुकसान बस उस सूरत में कंपनी को भी होता है जब डेथ क्लेम आता है, लेकिन वो इनने अपना प्रॉमिस किया होता है कि अगर हमारा जो इन्वेस्टर है, पॉलिसी होल्डर है, उसकी डेथ हो जाए तो उसको सारा का सारा जितना हमने वादा किया होता है तकरीबन उसके उतना ही क्लेम जो है वो उनको दे देते हैं अपने से। यानी इन्वेस्ट करके जो प्रॉफिट आता है वो नहीं, वो जो अपने जो उनके पास सेव हुए पैसे होते हैं उन्हीं में से वो क्लेम वगैरह दे के अपने जो है वो पॉलिसी होल्डर्स उनको फैसिलिटेट कर देते हैं। बाइफ्यूरिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, बाइफ्यूरिफिकेशन कहते हैं कि क्लीव करना, तो काट के दो हिस्सों में तब्दील करना। इंश्योरेंस सेक्टर में जो है, इंश्योरेंस सेक्टर को दो हिस्सों में जो है ना हम बाइफ्यूरिकेट करते हैं, दो हिस्सों में। पहली होती है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरी है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जैसा कि बताया है कि लाइफ जो इनकी जो इंश्योरेंस होती है वो इंश्योरर और पॉलिसी होल्डर के दरमियान होती है,
कॉन्टैक्ट होता है। इंश्योर गारंटी पेमेंट ऑफ डेथ बेनिफिट नेम बेनिफिशरीज, यानी वो इंश्योर करता है कि अपॉन डेथ जो है आपको बेनिफिशरीज भी मिलेंगी और क्लेम वगैरह भी मिलेगा। बेनिफिशरीज कुछ लोगों के ये होता है कि कुछ लोगों को अलहदा मुआहदे होते हैं 2-3 की, एक्सीडेंटल डेथ हो तो उसके अलहदा पैसे होते हैं, नेचुरल डेथ हो उसके अलहदा, यानी ये बेनिफिशरीज होती हैं। एक्सीडेंटल डेथ में कह लें कि डबल क्लेम मिलता है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ इनकम, यानी अगर कोई आपकी जो इनकम वगैरह है वो ख़त्म हो गई है तो आप अपनी पॉलिसी में से जो है पैसे निकलवा कर वो यूज़ कर सकते हैं और अपना जो है वो जारी रख सकते हैं लाइफ अपनी। डिपेंडिंग ऑन कॉन्टैक्ट टर्मिनल इलनेस कैन ट्रिगर पेमेंट इन, यानी आप डिपेंड करता है आपने किस तरह का कॉन्टैक्ट किया होता है बीमारी की वजह से। जैसे आपको मैंने बताया वो पेमेंट जो है ना उस पर डिपेंड करती है कि आप बीमार हो, नेचुरल डेथ हुई है, एक्सीडेंटल हुई है या हॉस्पिटलाइज हुई हैं या क्या मसला बना है। और चंद सूरतें ये हैं जैसे कि सुसाइड, फ्रॉड या फिर कोई रिटर्न एक्सक्लूजन्स जो है ना, इनको रिटर्न एज एन एक्सक्लूजन, सिर्फ सुसाइड या फ्रॉड किया हुआ जो है ना इन चीज़ों को जो है ना एक्सक्लूड किया जाता है। इसके अलावा और किसी भी तरीके से डेथ हो तो आपको जो है क्लेम मिल जाता है। लाइफ बेस्ड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टेंड टू फॉल इनटू 2 मेजर कैटेगरीज, प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़। प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ ये होती हैं कि लोग जस्ट वो अपना प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, जैसा कि वो होती हैं, कम लोग इधर पाकिस्तान में करते हैं। हाँ, वो होता है जस्ट पूरी लाइफ आपने पे करते रहना होता है, बस आपके मेडिकल बिल्स जो है ना, आप जब भी बीमार होते हैं आपके मेडिकल बिल्स वगैरह पे होते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ये होती है उसमें मेडिकल्स के बिल्स वगैरह नहीं आते, जस्ट आपको प्रॉफिट मिलता है। एक जो ही टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम गुजरता है तो आपको प्रॉफिट वगैरह मिलता है। उसके बाद आ जाती है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। नॉन लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं जो गुड्स या प्रॉपर्टीज़ की हो, किसी भी बेजान चीज़ की जो इंश्योरेंस होती है उसको आप नॉन लाइफ इंश्योरेंस कहेंगे। जैसे कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर बिल्डिंग, घर हो गया, गाड़ी हो गई, फर्नीचर हो गया, या कोई भी मेंशन हो गया, कोई आग लग गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई हादसा हो गया, अर्थक्वेक आ गया, कोई जल्जला आ गया या चोरी हो गया है, उस सूरत में जो है ना ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग विद मी। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 बिल्कुल एंड होता है और इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर हम जो है शुरू करेंगे इंशाल्लाह। चंद ही दिनों में मैं सेकंड लेक्चर भी अपलोड करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।